नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में ई जनगणना कराने की सभी तैयारियां पूरी। असम के कामरूप जिले के अमिन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा, असम में पिछले 7 वर्षों के दौरान 9,000 से अधिक उग्रवादी हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हुए। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया वह राजद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण गिराने के अभियान को चुनौती देने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के प्रति निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया। आईपीओ को 2.91 गुना अभिदान मिला। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया। तूफान असानी भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। कल आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की आशंका। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम लगातार दूसरी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इस्तांबुल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कामरूप जिले के अमिन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनगणना प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। अमित शाह ने कहा कि सभी विकास और नियोजन कार्य जनगणना के आधार पर किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ई जनगणना कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जनगणना आंकड़ों का एकमात्र स्रोत होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नीतियों के नियोजन और निरूपण इसी के आधार पर किए जाते हैं। बार बार किए जाने वाले खर्चों से बचाने का भी जनगणना काम करती है। अनुभव सिद्ध डाटा के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय परिणाम लक्षी होते हैं और परिणामदायी भी होते हैं। उनका लक्ष्य परिणाम की ओर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है। इसलिए अनुभवी सिद्ध डाटा हो, इसलिए इस बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी। इससे पहले गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों से असम में शांति स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान 9,000 से अधिक उग्रवादी हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होना बोडोलैंड क्षेत्र में शांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र और असम सरकार ने समझौते की 90% शर्तें पूरी कर ली हैं। असम सरकार के चुनाव के वक्त हमने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आसाम में बनती है तो आसाम की सीमाओं के बाहर ये आतंकवाद को हम आसाम के बाहर खदेड़ कर दम लेंगे। आज 7 साल के बाद मैं आया हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी के अथक प्रयासों के कारण भारत के गृह मंत्रालय ने एक कर आसाम के सारे हथियारी ग्रुपों के साथ समझौता कर आज असम के अंदर शांति की स्थापना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार बोडोलैंड क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने असम के बोडोलैंड क्षेत्र के तामुलपुर में बीएसएफ के केंद्रीय भंडार और वर्कशॉप की आधारशिला रखी और खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस स्टोर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को लाभ होगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री अमित शाह ने बताया कि खादी और ग्रामीण उद्योग निगम ने देश में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से निगम के उत्पादों की बिक्री में 250% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में बताया कि उसने राजद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करने का फैसला किया है। सरकार ने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई न की जाए। गृह मंत्रालय ने एक शपथ पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि इस समय देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि अपनी उपयोगिता खो चुके औपनिवेशिक कानूनों का बोझ कम करने के प्रयास किए जाएं। उच्चतम न्यायालय इस संबंध में दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। सेवानिवृत्त मेजर जनरल S.G. वोमबतकरी और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया तथा अन्य ने याचिकाएं दायर कर धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस धारा के अंतर्गत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अवैध निर्माण गिराने के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अभियान को चुनौती देने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव और B.R. गवई की पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय इस मामले में किसी राजनीतिक दल के कहने पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पीठ ने प्रभावित लोगों से कहा कि वे इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति N.V. रमणा ने आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद B. पारदीवाला को पद की शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति से पहले श्री धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और श्री पारदीवाला गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सभी 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र रूप से काम कर रही है। गरीबों का उपचार का खर्च कम करने के साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय में उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने की स्थिति के अनुसार भारत का स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि केंद्र के किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवड़िया में स्वास्थ्य चिंतन शिविर में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जन भागीदारी किसी भी कार्य योजना, कार्यक्रम या योजना के कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ, सस्ती और रोगी के अनुकूल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। देश में अब तक 190 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 3,410 लोग संक्रमण मुक्त हुए। इसी अवधि में 3,207 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार एक राष्ट्र एक मानक की दिशा में काम कर रही है। कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन भाषण में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय उत्पाद उच्च स्तर के होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं के हितों से समझौता न किया जाए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तमिलनाडु के मामल्लपुरम में योगोत्सव कार्यक्रम में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इन योजनाओं का शुभारंभ किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बीमा और पेंशन की ये तीनों जन सुरक्षा योजनाएं आम आदमी की पहुंच में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्ष में बड़ी संख्या में लोगों का इन योजनाओं के लिए पंजीकरण कराना और लाभान्वित होना इनकी सफलता का प्रमाण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजनाएं जनता को किफायती दरों पर बीमा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में
सफल रही हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं और 5 लाख से अधिक दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28 करोड़ से अधिक नामांकन हो चुके हैं और 97,000 से अधिक दावों के लिए 1,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। 4 करोड़ से अधिक लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज महाराष्ट्र में डी कंपनी से जुड़े एक मामले में कई जगह छापेमारी की। ये मामला डी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क की आतंकी और आपराधिक गतिविधियों का है, जिसमें दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी हाजी अनीस, इब्राहिम शेख, छोटा शकील, टाइगर मेमन और अन्य शामिल हैं। दाऊद इब्राहिम के संदिग्ध सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी की गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के कागजात, बड़ी नकद राशि और हथियार सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। सीमा सुरक्षा बल ने आज तड़के पंजाब में अमृतसर जिले में सीमावर्ती भारोवाल गांव के पास पाकिस्तान के एक ड्रोन विमान को मार गिराया और 10 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की। इलाके की तलाशी लेने के बाद एक प्लास्टिक के थैले में 9 छोटे पैकेट बरामद किए गए। बिहार में आर्थिक अपराध शाखा ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। 13 सदस्यों के जांच दल का नेतृत्व अपर महानिदेशक नैयर हुसैन खान कर रहे हैं। जांच दल कल रात बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय पहुंचा और परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र भेजने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। जांच दल ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक से बात की। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस मामले की जांच के सिलसिले में सबूतों की जांच की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में ई जनगणना कराने की सभी तैयारियां पूरी। असम के कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा, असम में पिछले 7 वर्ष के दौरान 9,000 से अधिक उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राजद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण गिराने के अभियान को चुनौती देने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के प्रति निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया। अंतिम समाचार मिलने तक आईपीओ को 2.91 गुना अभिदान मिला। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया। तूफान असानी भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। कल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की आशंका। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम लगातार दूसरी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इस्तांबुल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बुर्गोहाई भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। अंतिम समाचारों के अनुसार आईपीओ को 2.91 गुना अभिदान मिला है। आज शाम 7 बजे आईपीओ बंद हो गया। आईपीओ के 16 करोड़ 20 लाख शेयरों के लिए
47 करोड़ 17 लाख इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। पॉलिसी धारकों के लिए अलग रखे गए हिस्से के लिए 5.99 गुना अभिदान मिला है। कर्मचारियों के लिए आवंटित कोटे के लिए 4.32 गुना बोली लगाई गई। इसके अलावा खुदरा निवेशकों ने 1.95 गुना और संस्थागत खरीदारों के आरक्षित हिस्से को 2.83 गुना अभिदान मिला। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 365 अंक नीचे आकर 54,471 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 109 अंक की गिरावट के साथ 16,302 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में आज भी गिरावट जारी रही। $1 की तुलना में रुपया 55 पैसे कमजोर होकर $76.98 के स्तर पर पहुंचा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 173 रुपए की गिरावट के साथ 51,170 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव मौजूद थे। समझौता ज्ञापन देश के सुरक्षा बलों को हरित ऊर्जा की आपूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है और स्थायी भविष्य के प्रति सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है। केरल उच्च न्यायालय ने आज जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों के लिए केरल के युवाओं को भर्ती करने के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थडियंते विदा नासिर और 9 अन्य को दोष सिद्ध को बरकरार कर दिया। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में 3 अन्य लोगों M.H. फैजल, उमर फारूक और मोहम्मद नवाज को बरी कर दिया। न्यायालय ने इस सिलसिले में एनआईए की एर्नाकुलम की विशेष अदालत द्वारा 2013 में सुनाई गई उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाले आरोपी की याचिका खारिज कर दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा गुट से संबद्ध एक आतंकवादी को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में प्रवासी कामगारों की हत्याओं और विभिन्न स्थानों पर ग्रेनेड हमलों को अंजाम देने का काम गुट ने इस आतंकवादी को सौंपा था। इसके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद सहित एक पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान असानी भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। कल आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की आशंका। चक्रवाती तूफान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़कर आज दिन में 2:30 बजे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था। इसके कल तक बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में इसके कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पिछले 14 घंटे से छिटपुट वर्षा के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। गोदावरी जिले में धान की फसल कटाई के लिए तैयार होने के कारण किसान चिंतित हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष ने देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर कोलंबो में हुई हिंसक झड़पों के बाद ये इस्तीफे आए हैं। सत्ताधारी दल के समर्थकों ने कोलंबो में मुख्य विरोध प्रदर्शन स्थल पर धावा बोला। उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। इस बीच देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूर्व राजदूत और विदेश मामलों के जानकार जी पार्थ सारथी ने आकाशवाणी से बातचीत में श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के लिए वहां की नीतियों को गलत बताया है। मुझे लगता है कि जो नीतियां उन्होंने अपनाई, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों में हो, सब गलत निकले। इनके पास विदेशी मुद्रा का पैसा बहुत कम है। भारत ने जो $4 बिलियन का सहायता दिया है इनको कई क्षेत्रों में, ताकि वो अपने जो दूसरों को पैसा देना है वो दे सकें, और खास तौर पर चावल, आटा, दवाइयां सब खरीद सके, उसके लिए भी पैसा नहीं है उनके पास अभी। तो लोग वहाँ श्रीलंका में दुखी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था, मैं गोखले से मिला। वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी। तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सरफिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था। हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए सजग कार्यकर्ता भवानी दयाल सन्यासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मई 1950 को हुआ था। उन्होंने प्रवासी जैसे भारत से संबंधित अनेक अखबारों का संपादन किया। उन्होंने महात्मा गांधी के भी साथ सहयोग किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। वो आर्य समाज में भी सक्रिय रहे। भवानी दयाल ऐसे परिवार से संबंधित थे जो बंधुआ मजदूर के रूप में बिहार के आरा जिले से दक्षिण अफ्रीका चला गया था। उनके पिता बाबू जयराम सिंह और मां मोहिनी देवी 1884 में स्वतंत्र नागरिक बने और जोहानिसबर्ग में बस गए। वहां भवानी दयाल का जन्म हुआ। दयाल ने 1913 में प्रतिरोध आंदोलन में गांधी जी के साथ सहयोग किया। उन्होंने 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। भवानी दयाल ने 1921 में भारतीयों को ब्रिटिश गयाना भेजने की ब्रिटिश योजना का विरोध किया। दयाल ने बिहार में अपने गांव बहुआरा में 1926-27 में प्रवासी भवन स्थापित किया, जिसमें पुस्तकालय और विद्यालय भी था। 1930 में वो भारत में नमक सत्याग्रह में शामिल हुए और फिजी में दिए गए भाषणों सहित अन्य भाषणों के लिए 29 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1932 में दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। भवानी दयाल मृत्यु पर्यंत लोगों की सेवा करते रहे और 1950 में उन्होंने ये नश्वर संसार हमेशा के लिए त्याग दिया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण मुर्मू,
बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टूडू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 9 मई 1943 को गिरफ्तार किया गया था। वे तीनों झारखंड के संथाल परगना के डुमरिया गांव के निवासी थे। उन्होंने लाठी प्रहार आंदोलन में भी भाग लिया। नजरबंदी के दौरान इन तीनों का निधन हो गया। भारत के इन महान सपूतों नारायण मुर्मू, बाजू मुर्मू और बैद्यनाथ टूडू को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। थाईलैंड के बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम लगातार दूसरी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ग्रुप सी में आज भारत ने कनाडा को 5-0 से पराजित किया। इससे पहले कल भारत ने जर्मनी पर 5-0 से जीत दर्ज की थी। उबर कप में कल ग्रुप डी में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। इस्तांबुल में 20वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहाई भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी। 70 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन ताइवान की चेन निन चिन से होगा। इस वर्ष प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 93 देशों की 400 से अधिक मुक्केबाज भाग ले रही हैं। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 2 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में मुंबई 10 मैचों में 8 जीत के साथ 10वें और कोलकाता 11 मैचों में 4 जीत के साथ 9वें स्थान पर है। भारतीय हॉकी महासंघ ने एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इस महीने की 23 तारीख से 1 जून तक होने वाला ये टूर्नामेंट विश्व कप क्वालीफायर का हिस्सा है। रुपिंदर पाल सिंह भारतीय टीम के कप्तान होंगे। बीरेंद्र लाकड़ा को उप कप्तान बनाया गया है। मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश को टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को जापान, पाकिस्तान और मेजबान इंडोनेशिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारतीय टीम में 10 खिलाड़ी पहली बार सीनियर टीम का हिस्सा होंगे। प्रसार भारती के अंग्रेजी समाचार चैनल डीडी इंडिया के यूट्यूब पर 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। डीडी इंडिया अब देश का नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल है। डीडी इंडिया के दर्शकों की संख्या में पिछले 8 सप्ताह में 150% की वृद्धि हुई है। देश भर में प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में प्रसार भारती के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रसार भारती के 190 से अधिक यूट्यूब चैनलों में क्षेत्रीय चैनल विशेषकर दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन में मार्तंड सूर्य मंदिर देश का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। ये कश्मीर घाटी में पुरातात्विक भव्यता को दर्शाता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में ई जनगणना कराने की सभी तैयारियां पूरी। असम के कामरूप जिले के अमिन गांव में जनगणना कार्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा, असम में पिछले 7 वर्षों के दौरान 9000 से अधिक उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया वह राजद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण गिराने के अभियान को चुनौती देने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के प्रति निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया। आईपीओ को 2.91 गुना अभिदान मिला। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया। तूफान असानी भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। कल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की आशंका।
बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम लगातार दूसरी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इस्तांबुल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाइन भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।